सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारी कक्षा में। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था उपसर्ग और प्रत्यय का, और आज की कक्षा में पुनः उसी बात को दोहराते हुए उपसर्ग और प्रत्यय से ही संबंधित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्ययन करेंगे ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो सके। तो आइए हमारी कक्षा से जुड़ जाइए, तत्काल हम अपनी कक्षा प्रारंभ करें और देखें किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछता है। पहला प्रश्न पूछा है, उपसर्ग से व्युत्पन्न शब्द होते हैं। क्या पूछा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उपसर्ग से व्युत्पन्न, व्युत्पन्न उत्पन्न शब्द को आप समझ रहे होंगे। शब्द होते हैं, कहाँ होते हैं, किस में होते हैं? पहला है विकारी, विकारक, अविकारी और सभी। ठीक है ना। देखिए, उपसर्ग का अध्ययन करते समय हमने बताया था कि जब मूल शब्द में, कहा मूल शब्द में हम जोड़ देते हैं क्या? उपसर्ग। क्या जोड़ देते हैं? उपसर्ग। तो इससे जो निर्मित शब्द होता है, इससे जिस शब्द का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। बात समझ में आई? जिस किसी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर उससे नया शब्द बनता है, उस शब्द को हम हमेशा अविकारी शब्द कहते हैं। अब प्रश्न को देखिए, क्या पूछा है? व्युत्पन्न शब्द होते हैं, तो इसमें दिया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, विकल्प सी, अविकारी। बात समझ में आ गई? मूल शब्द में जब उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द की रचना की जाती है तो नया बना हुआ शब्द अविकारी होता है, यानी इसका उत्तर कौन सा है? सी। ठीक है ना। देखिए, एक शब्द है विकार। विकार में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ दें और अ उपसर्ग जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, विकार मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग जोड़ दें और ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा? इनके योग से अविकारी। ठीक है ना। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है ना। विकार माने परिवर्तन। जब हम ई जोड़ देंगे तो इससे क्या बनेगा? विकारी। क्या बनेगा? विकारी। यानी ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पर जिस शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा विकारी शब्द, जो विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है ना। और इसी शब्द में यदि हम अ उपसर्ग लगा दें, यहां पर जैसा कि लगाया गया है, यदि हम अ उपसर्ग लगा दें तो अ का अर्थ हमेशा निषेधात्मक होता है। क्या होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक। ठीक है ना। अ का अर्थ निषेधात्मक होता है, यानी अमाने नहीं, ऐसे समझिए, अमाने नहीं, यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। बात समझे? विकारी का मतलब ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के माध्यम से परिवर्तन हो जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और शेष क्या बचा? विकारक। क्या शब्द बचा? विकारक। विकार, विकार धन अक, यदि अक प्रत्यय जोड़ दे तो क्या होगा? विकारक। ठीक है ना। अक का मतलब होता है करने वाला, यानी विकार यानी परिवर्तन को करने वाला। विकारक का मतलब क्या होता है? विकार क, विकार को क माने करने वाला, यानी परिवर्तन कर देने वाला, यानी ऐसा साधन जो कि किसी शब्द में परिवर्तन कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। ठीक है ना। ये तीनों शब्द का हमने अर्थ बता दिया, लेकिन प्रश्न जो पूछा है, उपसर्ग से व्युत्पन्न शब्द होते हैं तो कौन होता है? इसमें विकल्प सी होता है। अगला प्रश्न, उपसर्ग से निर्मित शब्द में समास होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? उपसर्ग से निर्मित शब्द में समास होता है। कौन सा समास होता है? यह प्रश्न पूछा है। ठीक है ना। अव्यय कौन दिया है? कर्मधारय, अव्ययी भाव,
तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इन चारों में से कौन सा होता है? मित्रों, उपसर्ग का अध्ययन करते समय हमने बताया था और अभी अभी हमने पिछले प्रश्न के माध्यम से बताया है कि जब मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? उपसर्ग जोड़ देते हैं और इससे जिस शब्द की रचना होती है, नया शब्द जो बनता है, नवीन शब्द जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और यह जो अविकारी शब्द होता है, यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। बात समझ में आ गई? किसी मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ देने से जो नवीन शब्द की रचना होती है वह हमेशा अविकारी होता है और अविकारी शब्द ही अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। कहने का मतलब कि जो अव्ययी भाव समास होता है, उसका जो प्रथम पद होता है, मालूम है, पता है सबको कि समास जो सामासिक पद है उसमें दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। कहाँ होता है? अव्ययी भाव समास में, ठीक है ना। और जब यह उपसर्ग मूल शब्द में यानी द्वितीय पद के साथ जुड़ जाता है तो जो पूरा पद बनता है, पूरा सामासिक पद बनता है, वह हमेशा अविकारी होता है या अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, विकल्प वी है। बात समझ में आ गई? जैसे हमने कहा प्रतिधन एक, प्रति क्या है? उपसर्ग है और यह क्या है? मूल शब्द। बात समझ में आ रही है ना? प्रति क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि यह इसके पहले ही जुड़ा है, तो यह उपसर्ग हो गया, यह मूल शब्द हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक। तो यह पूरा शब्द ही अविकारी यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है ना। इसी प्रकार से है यथा धन उचित, यह द्वितीय पद, यह प्रथम पद, यह पहला पद, यह दूसरा पद। यह क्या है? उपसर्ग है और यह क्या है? मूल शब्द है, ठीक ना। मूल शब्द जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यथोचित। क्या होगा? यथोचित। तो यह, इसको हम क्या कह सकते हैं? या तो फिर अविकारी कहेंगे, अविकारी, या तो फिर अव्ययी भाव। मतलब कि इसमें जो पूछा जा रहा है तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से है आजीवन है, निधड़क है, बेधड़क है, प्रतिदिन है, प्रत्येक हो गया, यथोचित, यथाशीघ्र इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मूल शब्द अधिकार से अन उपसर्ग का योग होने पर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? अन उपसर्ग। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग कहां होता है? मूल शब्द के पहले होता है। तो यहां पर मूल शब्द दिया गया है, मूल शब्द को पहले लिख लीजिए, क्या है? अधिकार। यह मूल शब्द हो गया और उसमें हमको क्या जोड़ना है? उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग? अन उपसर्ग। तो कहां जुड़ेगा उपसर्ग? ये यहां पर जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा ना। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, यही पूछ रहा है ना। तो यहां पर देखिए, अन जो ये लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, यह हलंत युक्त है, यानी स्वर से रहित है। जो अन लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, यह हलंत युक्त यानी स्वर से रहित है। जब स्वर से रहित है तो जब न को अ से जोड़ेंगे तो यह न पूरा पूरा बनेगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? अन, इसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिए, धिकार। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? अनधिकार। कौन सा शब्द बनेगा? अनधिकार।
बहुत से परीक्षार्थी इसको ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और जल्दबाजी के चक्कर में अनाधिकार के बदले अनाधिकार लिख देते हैं, अनाधिकार, जो कि गलत होता है। क्यों गलत होता है? जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अन धन अधिकार। ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम संधि विच्छेद किए तो क्या बना? अन धन अधिकार। और यहां पर क्या लिखा गया है? अन धन अधिकार। यह हलंत युक्त है, यह हलंत रहित है, यह स्वर रहित है और यह स्वर से युक्त है। तो यहां पर कौन सा स्वर है? यहां पर अ है, यहां पर क्या है? अ है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आ होगा। यह वृद्धि संधि बन जाएगा, यानी यह वृद्धि संधि में समाहित हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि यह जो लिखा हुआ है यह इसके हिसाब से, जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से शुद्ध नहीं है बल्कि अशुद्ध है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो अनाधिकार बनेगा, न कि अनाधिकार बनेगा। बात समझ में आ गई? अनाधिकार बनेगा, अनाधिकार नहीं बनेगा, ठीक। अब देखिए यहां पर विकल्प बी, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, ठीक ना। अगर हम सी को देखते हैं तो इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है, इसलिए यह सही नहीं होगा। अनाधिकार सही नहीं होगा। यदि यह हलंत जो लगा हुआ है यह हलंत नहीं रहता तब हम दोनों को जब जोड़ते तो अनाधिकार हो सकता था, इसमें दीर्घ संधि हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग को किसी मूल शब्द से जोड़ने पर संधि हो सकती है। यहां पर संधियों का नाम दिया गया है दीर्घ, गुण, वृद्धि और सभी। प्र उपसर्ग को किसी मूल शब्द से जोड़ने पर, ठीक, तो संधि हो सकती है। कौन सी संधि हो सकती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक। तो यहां पर ये जो विकल्प डी है यह सही होगा। अब कैसे सही होगा मैं बता रहा हूं। जैसे क्या पूछा है? प्र, यह प्र क्या है? उपसर्ग है। इस उपसर्ग को कहां जोड़ा जा रहा है? मूल शब्द में। तो उपसर्ग पहले रहेगा, मूल शब्द बाद में ही रहेगा ना। तो ऐसे जोड़ते हैं, प्रधन आरंभ। ध्यान से देखिएगा, आरंभ। यहां पर देखिए जो प्र लिखा हुआ है इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है? तो यहां पर देखेंगे असम्मिलित है। संधि के नियम के अनुसार यहां पर असम्मिलित है। धन यहां पर क्या है? आ है। और हम जानते हैं कि अ से आ को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। यह जो प्र लिखा हुआ है यह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, सीधे सीधे ऐसे ना, ऐसे कर लीजिए तब समझ में आ जाएगा। इसमें से अ को जब हम निकालेंगे तो यह बचेगा, ठीक ना। ऐसे समझिए। तो यह अ और आ मिलकर के आ बनेगा। तो क्या होगा? प्र, इसके बाद ये लिख दीजिए आ, इसके बाद रंभ, रंभ, कुल मिलाकर क्या हो गया? प्रारंभ। यह कौन सा हो गया? दीर्घ संधि हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद प्रधन ईशक, प्रधन ईशक। अब यहां पर देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूं कि ये तीनों प्रकार की संधियां किस प्रकार से पाई जाती हैं। प्रधन ईशक, यहां पर क्या है? अ है और इसके बाद क्या है? छोटी ई है, ठीक है ना। प्र और ई को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए बनेगा। अ में ई जब जोड़ेंगे तो ए बनेगा, ठीक है ना। देखिए दीर्घ संधि का पहचान क्या है? आ है, बड़ी है और बड़ा ऊ है। दीर्घ संधि का पहचान यह है जो कि अभी हमने बताया है। गुण संधि का पहचान क्या है? ए, ओ, अर, ये, ठीक है ना। तो जब हम अ से ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। इस हिसाब से जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा?
प्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। इसके बाद षटकोण स फिर क, इन दोनों का योग यह बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और यहां पर क्या है, दीर्घ है। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके बाद एक शब्द और लीजिए, प्रधन औद्योगिक। प्रधन औद्योगिक, देखिए ये जो प्रथम पद है इसमें क्या है, अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, औ है। ठीक है ना। जब अ को औ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। यह वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का जो पहचान है वह है ऐ औ। ठीक, तो अब इसको जोड़िए, प्र औद्योगिक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्र पर औ लगा दीजिए, द्योगिक। द्योगिक, बात समझ में आ गई। तो यह किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जब प्र उपसर्ग को किसी मूल शब्द से जोड़ने पर कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी, या तो गुण संधि या तो वृद्धि संधि, ये तीनों संधियां बनेगी। तो तीनों संधियों के लिए सबसे नीचे दिया गया है विकल्प डी लिखा हुआ है सभी, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा, विकल्प डी। सभी का मतलब ऊपर जितने भी लिखे गए हैं। इसके बाद अवधि शब्द में योग है। योग का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ होता है ना। जोड़ होता है मतलब कि किन किन शब्दों को, किन उपसर्गों को, किन प्रत्ययों को जोड़ करके अवधि शब्द की रचना हुई है। ठीक है ना। तो क्या होगा, योग है उपसर्ग का, प्रत्यय का, दोनों का। ठीक, यहां पर अब उत्तर तो हमें तभी मिलेगा जब इसको हम अलग अलग करेंगे, और जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक उत्तर ही नहीं मिलेगा। तो आइए अलग करके देख लेते हैं क्या होगा। अ धन वध धन ई, ये हमारे हिसाब से ऐसे ही होगा। ठीक है ना। अ क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। ई क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। और यह क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द है। साथियों, उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ाते समय हमने यह भी बताया था कि यदि कोई मूल शब्द है तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जोड़े जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जोड़ा जाएगा, दोनों शब्द जोड़े जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यह क्या है, उपसर्ग है, और यह क्या है, प्रत्यय है। ठीक है ना। वध का मतलब मारना होता है, प्रताड़ित करना होता है ना। यह धातु धातु है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अब प्रश्न पर आइए, अवधि शब्द में योग है किसका, उपसर्ग का, प्रत्यय का। अब यहां पर सामने दिखाई दे रहा है तो इसमें पूछने की क्या बात है कि कौन सा है। यहां पर तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा, विकल्प सी होगा, दोनों। इसके बाद बिना अर्थवाचक है। बिना, ये ऐसे, इसके विषय में पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा इन चारों में से। इन चारों में से क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, निस माने भी बिना होता है, निस का अर्थ भी बिना होता है, और निर का भी बिना अर्थ होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है ना। अब पूछेंगे कि कैसे होगा, तो मैं उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूं। पहले इसको लीजिए, तो निस धन संकोच, निष्धन संकोच, इन दोनों को जोड़िए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, निसंकोच। निसंकोच यानी बिना किसी संकोच का, इसका अर्थ भी तो वो निकालेंगे, निसंकोच, बिना संकोच का। तो इसका अर्थ क्या निकला, बिना निकला, है ना। इसके बाद यदि हम इसको देखें, निर्धन भय, तब क्या होगा, निर माने बिना, भय का, बिना भय का, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, निर्भय, है ना। निर्भय का मतलब बिना किसी भय का। तो निर का अर्थ क्या निकला, बिना निकला, है ना।
और निर्धन अंग बराबर क्या होगा, निर माने बिना, निरंग। निर और अंग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, निरंग। निरंग का मतलब बिना अंग का। यह उपसर्ग है, यह मूल शब्द है, ठीक है ना। निरपराध, निर्धन अपराध बराबर क्या होगा, निरपराध, ठीक ना। निर को अपराध से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निरपराध, यानी बिना किसी अपराध किए या बिना किसी अपराध का ना। निष्कारण, निष्धन कारण बराबर क्या होगा, निष्कारण। निष्कारण का मतलब क्या होता है, निष् माने बिना, कारण का यानी बिना किसी कारण का। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से निश और निर दोनों का अर्थ यह होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। आगे चलते हैं, किस विकल्प में दुस उपसर्ग का योग है, दुस उपसर्ग का योग है, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुस्सह, सभी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आ जाते हैं तो जो परीक्षार्थी होते हैं उनको भ्रम पैदा हो ही जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, षटकोण वाला आधा स, यहाँ पर सलीफा वाला आधा स, यहाँ पर सरौता वाला आधा स। पूछ क्या रहा है, दुस, दुस में सरौता वाला हलंत युक्त आधा स लिखा गया है, ठीक है ना। अब हमको देखना क्या है कि इन चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें यह समाहित है, यह मिला हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, मतलब अलग करेंगे उपसर्ग को। तो क्या होगा, दुस धन कर्म, यह होगा। यहां पर देखिए षटकोण सा लिखा गया है, इसको हम इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, कर्म, इसको हम इस प्रकार से नहीं करेंगे क्योंकि जो उपसर्ग है वह ये है, यह उपसर्ग नहीं है, यह अशुद्ध है, ठीक ना। कहने का मतलब कि इसमें भी यह उपसर्ग सम्मिलित है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर तो सरौता वाला हलंत युक्त स है और यहाँ षटकोण वाला स है, तो आप को अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब संधि को पढ़ाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को पढ़ाएंगे तो व्यंजन संधि में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि यह सरौता वाले स से षटकोण वाले स में कैसे परिवर्तित होता है। उसका एक विशेष नियम होता है, इस विशेष नियम के अनुसार यह परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित है, ये सम्मिलित है। इसी प्रकार से जो दुष्चरित्र है, इसमें भी यही है, दुष धन चरित्र, दुष्जन चरित्र। बात समझ में आ गई। इसके बाद दुस्सह, इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, दुस धन सह। बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए कि किसमें सम्मिलित है और किसमें सम्मिलित नहीं है। तो हमारे हिसाब से इसमें भी यह सम्मिलित है, इसमें भी यह सम्मिलित है और इसमें भी यह सम्मिलित है, यानी उत्तर कौन होगा, विकल्प डी होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आ उपसर्ग नहीं है। उसमें पूछा था है और इसमें पूछ रहा है नहीं है। आकस्मिक, आस्था, आहत, आहार। ठीक, देखिए आ उपसर्ग को हर एक में से अलग कीजिए। यदि इसमें से हम आ को निकाल दें, ध्यान से देखिएगा, विकल्प ए में यदि इसमें से हम आ को निकाल दें तो क्या बचेगा, कस्मिक। क्या बचेगा, कस्मिक। यह सार्थक शब्द नहीं है, व्याकरणिक दृष्टि से यह सार्थक नहीं है, यानी यह नहीं होगा। तब क्या होगा, यह होगा अकस्मात, अकस्मात धन इक। अकस्मात में इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आकस्मिक। अब आप देख लीजिए कि इसमें
कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखेंगे कि यहां पर उपसर्ग नहीं बल्कि क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? यही होगा। अच्छा, एक चीज और, इनको भी थोड़ा देख लिया जाए, हो सकता है एक और विकल्प में ऐसा हो। ठीक है ना? आस्था, आस्था को यदि हम अलग अलग करते हैं तो क्या होगा? आ धन स्था। ठीक, आधन स्था। स्था का मतलब होता है स्थित, स्थिर होना, स्थिर होना, बैठना, अस्थाई होना इत्यादि होता है। स्था माने स्थित, यानी यह धातु है। ठीक है ना? आहत, आहत को भी देख लीजिए तो आ निकालेंगे तो क्या बचेगा? हत। हत का मतलब होता है मारना, प्रताड़ित करना, कष्ट पहुंचाना, है ना? तो यह मूल शब्द है और यह क्या है? उपसर्ग है। यहां भी उपसर्ग है, यहां भी उपसर्ग है, और इसमें उपसर्ग नहीं है बल्कि क्या है? प्रत्यय है। अब शेष बचा आहार। आहार को जब हम निकालेंगे तो आधन हार होगा। आधन हार। हार का मतलब क्या होता है? पराजय या गले का हार ना। हार माने पराजय, गले का हार। ठीक है, यह मूल शब्द हो गया, यह क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बात फिट है एकदम। इसमें उपसर्ग आ उपसर्ग नहीं है बल्कि इसमें क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कहां गया? इक। ये इक प्रत्यय है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, समझदारी में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछ रहा है? समझदारी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहां जुड़ता है भैया? दाहिने के माए। ठीक, दाहिने। हमने बताया था कि उपसर्ग जो होता है वह बाएं जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वह कहां जुड़ता है? दाहिने जुड़ता है। यह ठीक, देख लीजिए, दार ई सम, ए और बी। अब इसको थोड़ा अलग कीजिए। समझदारी, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो ऐसे होगा, समझ धनदार धन ई, ऐसे होगा। ठीक है ना? हालांकि अगर इसमें से केवल हम ई प्रत्यय को निकालें तो क्या होगा? समझदार, समझदार धन ई होगा, है ना? जबकि दार खुद एक प्रत्यय है, तो जब ये खुद एक प्रत्यय है तो इसको भी निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा? समझ धनदार धन ई बनेगा। अब देख लीजिए कौन सा प्रत्यय है? दार पहला प्रत्यय है, यह और ई दूसरा प्रत्यय, यानी दोनों है। तो ए और बी के लिए विकल्प कौन दिया है? डी। ए और बी, इसका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। ठीक है ना? इसके बाद अगला प्रश्न, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले बतलाया है। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। विकारी शब्द, विकारी का मतलब ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि के माध्यम से परिवर्तन हो जाता है, उसको हम विकारी कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। ठीक है ना? और अविकारी शब्द को हम अभी हमने बताया है कि जो अविकारी शब्द होता है वह अव्यय होता है। बात समझ में आ गई? जो अविकारी शब्द होता है वह क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक, सर्वनाम जो सबका नाम है या जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना? जो किसी की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अव्यय को हमने बता दिया, जो अविकारी होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता या जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, उसका जो पहला पद होता है वो हमेशा क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्रिया जो कार्य
करने के का बोध करा कार्य करने या होने का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। चलिए इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बहुत बढ़िया, क्रिया का मूल रूप, ठीक है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है ना। जब हम प्रत्यय पढ़ा रहे थे, प्रत्यय, तो उसमें हमने बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक वह प्रत्यय होता है जो धातु के साथ जुड़ता है, और दूसरा प्रत्यय जो होता है धातु के अलावा, धातु के अलावा, ठीक है ना। एक प्रत्यय होता है जो धातु के साथ जुड़ता है, धातु का सीधा संबंध क्रिया होता है, या हम यह कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप। मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। अब यहां पर देख लीजिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है ना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा खेलना, कूदना, रोना, बहुत सारे हैं। खेलना, कूदना, रोना, हंसना, गाना, उठना, बैठना, आना जाना, पढ़ना, बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है ना। यह जो खेलना, कूदना या रोना जो भी लिखा है, यह सब क्या है? सामान्य क्रिया है ना, जिसका व्यवहार हम हिंदी में किया करते हैं या हिंदी में होता है। जब इसमें से हम ना को निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं? ना। जो क्रिया का सामान्य रूप है उसमें से यदि हम ना निकाल दें तो शेष जो बचेगा वह धातु होता है। खेलना में से निकाल देंगे तो क्या, ना निकाल देंगे तो क्या होगा? खेल ना। कूदना में से यदि हम ना को निकाल दें तो क्या होगा? कूद। रोना में से यदि हम ना निकालें तो यह रो केवल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रुद, ठीक ना। तो जब हम ना को निकाल देते हैं किसमें से? क्रिया में से, तो वह धातु बन जाता है। हालांकि जो धातु होता है, जो धातु होता है वह हलंत युक्त होता है। हलंत युक्त, हलंत युक्त, हलंत युक्त का मतलब स्वर रहित, स्वर रहित, ठीक है। जो धातु होता है हलंत युक्त यानी स्वर से रहित होता है, जिसका व्यवहार संस्कृत में किया जाता है जब स्वर से युक्त होता है, जब स्वर से युक्त होता है और उसमें ना जोड़ देते हैं तो वह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जिसका व्यवहार हम लोग हिंदी में किया करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? क्या पूछ रहा है? कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के? प्रत्यय दो प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, हमने अभी अभी बताया है कि प्रत्यय दो प्रकार का होता है। एक वह प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, और धातु जो होता है वह क्रिया का सामान्य रूप होता है। क्रिया का सामान्य, क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। किस प्रत्यय के नाम से? कृत प्रत्यय ना। और जो दूसरा होता है, दूसरा प्रत्यय होता है वह धातु के अलावा, धातु के अलावा, धातु के अलावा शेष कौन कौन से बचते हैं? संज्ञा बचता है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, और क्या बचता है? अव्यय। यानी ऐसे शब्द जो इन सब के साथ जुड़ते हैं, धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ते हैं, ऐसे प्रत्यय को, ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं। तद्धित, ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना।
और आप तो जानते ही हैं कि प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में ही जुड़ता है, यानी अंत में जुड़ता है। कि कहाँ जुड़ता है? अंत में। इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जब अंत में जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तद्धितांत। क्या कहते हैं? तद्धितांत। और इधर कृत प्रत्यय जो होता है, कृत प्रत्यय जो होता है जब अंत में जोड़ दिया जाता है इसको, और जोड़ने के बाद जब नए शब्द की रचना होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है ना? अब प्रश्न पर आइए, कृदंत प्रत्यय से बना है, कौन बना है? रंगीला, विकाऊ, दुधारू, कृपालु। इसमें से कौन है? देखिए इन चारों विकल्पों में यह जो विकल्प बी है, क्या लिखा है? बिकाऊ। बिकाऊ का मतलब बेचने योग्य। बेचना क्या है? एक क्रिया है। बेचना शब्द से बना है बिकाऊ। बेचना, बेचना शब्द से क्या बना है? बिकाऊ। और बेचना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्रिया है। और क्रिया का संबंध किससे है? धातु से है। क्रिया का संबंध किससे है? धातु से है। ठीक है ना? और जो प्रत्यय धातु के साथ यानी क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं उस प्रत्यय का नाम पूछ रहा है इसमें, तो उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यही तो पूछ रहा है, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृत प्रत्यय यानी ऐसा प्रत्यय जो धातु के साथ या क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद नए शब्द की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यही बात यहाँ पर पूछ रहा है। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु के साथ जो जोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा है? इसमें बिकाऊ। बिकाऊ बेचना से बना है। बेचना क्या है? एक क्रिया है। और बाकी सब तद्धित हैं। तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, इनको तद्धितांत कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय? आवा प्रत्यय कहाँ होता है? बाद में यानी अंत में होता है। अब इसमें देख लीजिए चारों विकल्पों में कि अंत में आवा है कि नहीं है। जिसमें नहीं है वही उत्तर इसका होगा। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। दिखावा जो है इसमें से यदि हम आवा को निकाल लें, देखिए देखना, देखना एक क्रिया है और देखना में आवा प्रत्यय सम्मिलित करके बना है दिखावा। चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना में आवा प्रत्यय जोड़ करके बना है चढ़ावा। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो विकल्प सी दिया गया है लावा, लावा में से यदि हम आवा को निकालें तो सिर्फ यह बचेगा। इसकी सार्थकता तो गई घाट नीचे, है ना? कहने का मतलब कि यह जो विकल्प सी है यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में है। भुलावा में भूलना से है बना है। भूलना, भूलना में आवा प्रत्यय जोड़ करके बना है भुलावा। अब देखिए यह सब क्रियाएं हैं। ठीक है ना? यह सब क्रियाएं हैं। तो सब में आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, केवल विकल्प सी में ही आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा है। आगे चलें। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बहुत सही। प्रत्यय कहाँ होता है? बाद में। आप जानते ही हैं ना? अब इसको देखिए, अभियोग, व्यायाम, अपमान, कोई नहीं। अब अलग कीजिए तब ना पता चले। अभियोग, इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा? अभि धन योग। संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं भाई, केवल मैं प्रत्यय को अलग कर रहा हूं। लेकिन यहां प्रत्यय तो आया नहीं, उपसर्ग आ गया, क्योंकि उपसर्ग पहले होता है। यह मूल शब्द हो गया, यह उपसर्ग हो गया। प्रत्यय की बात है। व्यायाम को जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा? वि धन आयाम। वि धन आयाम, इसमें भी उपसर्ग आ गया। अपमान, अप धन मान। ठीक, इसमें उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है।
जो विकल्प बी है इसमें क्या है, वी उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है, लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रत्यय। तो प्रत्यय होता कहाँ है, बाद में होता है, तो प्रत्यय इन तीनों में से किसी में भी नहीं है। इसका मतलब कि इसका उत्तर जो होगा वह विकल्प डी होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, तद्धित, तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये तद्धित, प्रिंट मिस्टेक हो गया भाई, तद्धित, तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं धातु से, क्रिया से, अविकारी शब्दों से, बी और सी से। तो किससे जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय, अभी अभी हमने तो बताया है। एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, जो कि धातु से जोड़ा जाता है, जो कि क्रिया का सामान्य रूप होता है, क्रिया यहां पर सम्मिलित है, तो इसको तो एकदम हटा दीजिए, क्योंकि यह का संबंध कृत प्रत्यय से है। इसके बाद जो दूसरा प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय, ऐसे समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है कृत, कृत प्रत्यय है ना, इसको कहां जोड़ा जाता है, किसके साथ, धातु के साथ। धातु क्या होता है, क्रिया का सामान्य रूप होता है ना। और जो दूसरा प्रत्यय होता है वह तद्धित होता है, तद्धित, तद्धित प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए। तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कहां जोड़े जाते हैं, धातु के अलावा। तद्धित प्रत्यय कहां जोड़े जाते हैं, धातु के अलावा। तो धातु यानी क्रिया को छोड़कर क्या बचता है, से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। अब उत्तर छांट लीजिए, कौन सा होगा उत्तर। तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, किससे जोड़े जाते हैं, संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, विशेषण है नहीं, अव्यय, अव्यय भी है नहीं, लेकिन यहां पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तब अव्यय दिखाई देगा, क्योंकि जो अव्यय होता है वहीं तो अविकारी शब्द होता है। बात समझ में आ गई, इस बात को कई बार इसी कक्षा में हमने बताया है। ठीक, तो ये इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। बात समझ में आ गई, जो बात समझ में नहीं आई है उसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जाइए, फिर से हम समझाएंगे। ठीक, अगली कक्षा जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक आप धैर्य बनाए रखिए। धन्यवाद।